हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैरालीगल स्टडी बीपीएससी 110 ग्लोबल पॉलिटिक्स। उसकी हम 6 यूनिट हम देखेंगे। तो चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन। तो सबसे पहले अगर हम बेसिक बात करें कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है और जो डेफिनेशन आपको अपने आंसर्स में लिखनी है, तो ग्लोबलाइजेशन इज़ द वर्ड used to describing the growing interdependency of the world's economy, cultures, populations, and brought about cross-border trade in goods and services, technology, and flows of investment, people, information. तो ये सिंपल है कि ग्लोबलाइजेशन वो वर्ड है, या सिंपल कहें कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंसी किसके बीच, तो वर्ल्ड्स की इकोनॉमी के बीच, वर्ल्ड्स में जो अलग अलग कंट्री के कल्चर के बीच, उनके पीपल टू पीपल तो पॉपुलेशन के बीच एक्सचेंज, इसके अलावा गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो टर्म्स हैं, इन सब का जो इन सब को जो डिस्क्राइब करता है उसी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन। And globalization is how cultural traditions and goods associated with one group in the world spread to other area of the world, eventually becoming a global product। और ग्लोबलाइजेशन का एक दूसरा ये भी मतलब है कि जो कल्चरल ट्रेडिशन है या कोई गुड्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के, वर्ल्ड के एक पर्टिकुलर पार्ट से कैसे वो दूसरे पर्टिकुलर किसी दूसरे एरिया में वो जाते हैं और वो धीरे धीरे ऐसे फैल के पूरा एक ग्लोबल प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे अगर हम बात करें अभी फॉर एग्जांपल बॉलीवुड ले लो, ठीक है, हॉलीवुड ले लो, तो बॉलीवुड तो है वो इंडियन है, लेकिन कैसे वो एसोसिएट हुआ, कैसे वो स्प्रेड हुआ ऑल ओवर द वर्ल्ड, और काफ़ी जो सॉन्ग्स हैं यहाँ के, जो मूवियाँ हैं वो पसंद की जाती हैं। सेम आप देखो, मान लो हॉलीवुड है सबसे बेस्ट एग्जांपल, कि वहाँ से एक जो सॉफ्ट कल्चर है अमेरिका का वो स्प्रेड हुआ अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और इवेंचुअली पूरा एक वो ग्लोबल प्रोडक्ट्स बन गया। सेम फूड के रूप में आप ले सकते हो, कपड़े के रूप में ले सकते हो, लैंग्वेज के रूप में ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे जो डायमेंशंस हैं वो ग्लोबलाइजेशन के हैं। तो ये आपको ग्लोबलाइजेशन की जो डेफिनेशंस हैं अपने आंसर्स में लिखनी है। इसके अलावा देखो, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपकी जो राइटिंग है ना वो थोड़ी सी हटके होनी चाहिए। मीन्स आप जैसे बहुत टू द पॉइंट लिखें और कुछ थिंकर के नाम भी मेंशन करें। जब आप जैसे मान लो ग्लोबलाइजेशंस के डेफिनेशन लिख रहे हैं तो कुछ जो थिंकर हैं आप उनके नाम को अगर मेंशन करेंगे, उनके रेफरेंस दे के उनके जो डेफिनेशंस है वो जो पुट करेंगे, तो आपका आंसर भी बेहतर माना जाएगा और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। तो एक तो मैंने ग्लोबलाइजेशन का पहले जो एक मेजर आपको एक सिंपल वे में डेफिनेशन बताई। अब कुछ थिंकर के अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू मैनफ्रेड बी स्टेगर, उन्होंने क्या बोला है, ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्लोबलाइजेशन मीन्स इज़ अबाउट ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टिविटी। तो उन्होंने यही कहा है कि जो मैनफोर्ड बी स्टीगर हैं उनके अकॉर्डिंग पूरी जो दुनिया है ना वो एक वर्ल्ड वाइड इंटर कनेक्टिविटी बन गई है अभी सभी देशों के बीच। एंड नाउ कम जो होल वर्ल्ड इज़ लाइक ए ग्लोबल विलेज, और पूरी जो दुनिया है ग्लोबल विलेज के रूप में उन्होंने उसको मेंशन किया। तो ये हो गया। फिर है हम बात करें अकॉर्डिंग टू एंथनी गिडेंस, तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने कहा है ग्लोबलाइजेशन मीन्स टू इंटेंसिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशन which linked distinct localities in such a way that local happening are shaped by event occurring many miles away and vice versa। सिंपल है, इसका एक जो एग्जांपल से समझाता हूँ कि हमारे यहाँ से यूक्रेन काफ़ी दूर है, ठीक है, यूक्रेन और रशिया के बीच वॉर हुआ, उसका इम्पैक्ट, उससे जो फूड सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हुई और उससे बहुत सारी चीज़ें, मतलब वहाँ पे घटना हुई लेकिन पूरे वर्ल्ड ने उसको इम्पैक्ट किया। तो यही है यहाँ पे जो एंटोनी गिडेंस जो है वो यही कहना चाह रहे हैं कि चीज़ों का लिंक है पूरा वर्ल्ड वाइड जो है, उसके बीच एक सोशली रिलेशन जो है, और हर रूप से एक कोई घटना होती है वो पूरे माइल्स अवे, कितने भी आप दूर हो उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। ग्लोबलाइजेशन इज़ द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी, कल्चर, पॉपुलेशंस, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, पीपल एंड इन्फॉर्मेशन। तो सेम है कि भाई ग्लोबलाइजेशन उनके अकॉर्डिंग उन्होंने वही कहा कि इसमें आप एक 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 हम एक काफ़ी मतलब लार्ज अमाउंट में हम बात करें या लार्ज वे में इंटरडिपेंडेंसी देखने को मिलती है कल्चर इकोनॉमिक्स रूप में, और जो फ्लो होता है वो वही है, फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, फ्लो ऑफ सर्विसेज, फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजीज़, फ्लो ऑफ पीपल्स, फ्लो ऑफ गुड्स, ये सारी चीज़ें। एंड अकॉर्डिंग टू
जॉन नेसिबिट, उन्होंने कहा है द इंटरनेशनल सोसाइटी इज़ बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी टू एन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। वो पहले की बात कर रहे हैं कि पहले अगर हम बात करें थोड़ा सा, आप इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन के दौरान चले जाओ तो पूरी जो दुनिया है वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी के रूप में थी, बट नाउ इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज़ चेंज इनटू द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, है ना। तो ये जो है उन्होंने जॉन नेस्बिट ने बोला है। तो इसका मतलब आपको एंटनी गिडेंस का, मैनफ्रेड बेस्टेगर एंड जॉन नेस्बिट, इन सब के रेफरेंस भी डालने हैं आपको। तो ये पूरा आपका एक इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। जब आप इतना लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और जिन भी स्टूडेंट्स जो नोट्स लेते हैं तो उनको ये कोई आपको बुक में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लेक्चर सुने आप ध्यान से, जस्ट इन्जॉय करके लेक्चर को बड़े प्यार से सुने और नोट्स को बस रिवाइज़ कर लें, ठीक है। और जिन लोगों को भी नोट्स चाहिए, जिन्होंने नहीं लिए हैं, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके नोट्स को बाई कर सकता है 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। नेक्स्ट जो टॉपिक है, तो ग्लोबलाइजेशन मैंने पूरा आपको बताया अच्छे से, डेफिनेशंस और वेरियस थिंकर के अकॉर्डिंग ग्लोबलाइजेशन का मतलब। अब चलते हैं कल्चर के रूप में कि कल्चर क्या है। देखो, कल्चर इंक्लूड्स लैंग्वेज, आइडियाज़, बिलीव्स, कस्टम्स, कोड्स, इंस्टीट्यूशन, टूल्स, टेक्नोलॉजीज, वर्क ऑफ आर्ट, रिचुअल्स, सेरेमनीज एंड सम अदर एलिमेंट्स ऑल्सो। तो ये सारे पार्ट आपको लिखने हैं कि उसमें लैंग्वेज होता है, आइडियाज़ होते हैं, आपके कुछ लोकल कस्टम्स होंगे, आपके इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी जो कुछ सेरेमनीज़ है, आपकी भाषा हो सकती है, ये सारे पार्ट आते हैं कल्चर का। इसमें भी अगर हम बात करें, थिंकर को ज़रूर मेंशन करना है। देखो, मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, हमेशा, कि आप 6-7 क्लास के स्टूडेंट नहीं हैं। आपने देखा होगा यूपीएससी में आपके पास मान लो ऑप्शनल है, फॉर एग्जांपल आपके पास पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल आपने लिया है, या इवन आपने हिस्ट्री ऑप्शनल लिया है, सोशलॉजी लिया है, फ़िलासफ़ी लिया है। तो आपको जो थिंकर होते हैं, हिस्ट्री में हम बात करें तो जैसे हिस्टोरियन होंगे फेमस, या जो ट्रैवलर होते थे, क्योंकि ट्रैवलर जब पूरी दुनिया में घूमते थे तो उनके अकाउंट्स जो हैं वो हम लिखते थे, ठीक है। तो सिंपल है, मैं कहना ही चाह रहा हूँ, रेफरेंस के थ्रू चीज़ों को लिखें। अगर आप डायरेक्ट बस छोटा सा डेफिनेशन लिखेंगे ना, तो आपको लगेगा ऐसा ज़रूर, आपको एक इल्यूज़न पैदा होगा कि यार पेज तो हम 10 भर के आए हैं, लेकिन उन 10 पेज में ना अगर आपने चीज़ें मेंशन नहीं की तो टीचर आपको नंबर फ्रेंड्स नहीं देने वाला। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझें कि यू आर द पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। सो उस तरीके का मैच्योरिटी लेवल आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन बताई। उसके अलावा थिंकर मैं कहूँ कि कल्चर जो है वो वेरियस थिंकर के अकॉर्डिंग क्या है। तो रायमंड विलियम्स हुए हैं, उन्होंने कहा है कि कल्चर्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। उन्होंने ये कहा है कि जो विलियम्स थे कि कल्चर अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, और उसको सिर्फ एक वर्ड में, या हम बात करें कि उसको सिर्फ समझा देना कि कल्चर का ये मतलब है, इतना इजी नहीं है। तो आप ये ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। एमिन्यूल जो वॉरस्टीन है, उन्होंने बोला है कि कल्चर्स प्रोवाइड ए मीन्स ऑफ डिस्क्राइबिंग हाउ ग्रुप्स डिस्टिंग्विश देमसेल्फ फ्रॉम अदर ग्रुप। एक पर्टिकुलर ग्रुप है वो दूसरे किसी ग्रुप से कैसे भिन्न है, ये हमें कल्चर ही बताता है। तो ये वॉरस्टीन ने ये बोला। नेक्स्ट है माइकल ग्रेग, जो उन्होंने कहा that cultural remains an important factor in the international relation, is provide fundamental basis of human existence and serve to shape all level of human interaction। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है कि जो कल्चर है ना वो इंटरनेशनल रिलेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और आप किसी भी के साथ भी जब इंटरेक्शन करते हैं, मीन्स ह्यूमन इंटरेक्शन जब होता है, तो उसमें ये कल्चर जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू क्रिस्टीना द रोसी, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने कहा है कि दैट कल्चर जो है उसमें होगा रिलीजन, फूड्स, व्हाट वी वियर, हाउ वी वियर इट, आवर लैंग्वेज, मैरिज, म्यूज़िक एंड व्हाट वी बिलीव इज़ राइट एंड रॉन्ग, हाउ वी सिट इन द एट द टेबल, हाउ वी ग्रीट विजिटर्स। तो ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने ये जो हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए हैं क्रिस्टीना दे रोसी, इन्होंने बोला है कि कल्चर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपका रिलीजन, आपका फूड, आप क्या पहनते हैं। जैसे अब अरब वर्ल्ड में आप देखो तो वहाँ के जो लीडर्स होते हैं वो अलग ही टाइप का कुछ कपड़े पहनते हैं, पूरा वाइट एक सिंगल उसमें। यूरोपियन जो है वो कोट पैंट कुछ अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। हमारे आप देखोगे तो यहाँ पे मान लो खादी है, कुछ अलग तरीके की जैकेट और इस तरीके के कपड़े हैं। तो आप वही है कि इसमें अब कल्चर, आपका रिलीजन, आप क्या खाते हैं, आप
आपके साथ आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। जैसे अगर मैं कहूँ यूरोपियन लोग हैं, यूरोपियन लोगों के लिए जो ड्रिंक है वो कॉमन है, उनके लिए वो गलत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि इंडियन कल्चर्स में, ठीक है, चाहे वो इस्लामिक कल्चर में, वहाँ जो ये ड्रिंक है उसको सही नहीं माना जाता। तो इस तरीके से मतलब आपका जो पूरा एक बिलीफ है क्या सही है क्या गलत है, आपका फूड है, आपके वेयर, आपका रिलीजन, आपकी लैंग्वेज, इन सब जो चीज़ों से मिलके बनता है आपका पूरा कल्चर। तो ये कल्चर्स में आप इन सभी जो थिंकर्स हैं इनके रेफरेंस डालेंगे और डेफिनेशंस को आप लिखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि कल्चरल डायमेंशंस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। इसमें क्या है कि ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड थीम। The first came up in the work of the Ronald Robertson, Globalization's Society Theory and Global Cultures in 1992। इन्होंने एक बुक लिखी है ये रोनाल्ड जो रॉबर्टसन है, उनकी बुक का नाम है ग्लोबलाइजेशन सोशल थ्योरी एंड ग्लोबल कल्चर। 1992 में बुक आई थी। उसमें सबसे पहले इन्होंने जो ये ग्लोबलाइजेशंस के बारे में चीज़ें जो है मेंशन की। उन्होंने कहा कि विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन फर्दरिंग द होरिजन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर इज बीइंग द कॉन्टीन्यूसली एनालिसिस इन डिफरेंट डायमेंशन। उन्होंने कहा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ, कम्युनिकेशंस के नए नए तरीके आए, और उस तरीके से जो दुनिया है उसमें एक हमें जो स्प्रेड हर चीज़ का, चाहे वो कल्चरल पार्ट का है या उसके अदर जो डायमेंशंस है, उसका हमें फ्लो देखने को मिला। एक ये सिंपल सा ये आप यहाँ स्टार्टिंग में मेंशन करेंगे। फिर अगर हम बात करें कि कुछ इंडियन स्कॉलर्स हैं जैसे लाइक अपिदुरई, उन्होंने क्या बोला है दैट 3 लेवल ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, उन्होंने 3 लेवल की इंटरेक्शन की बात की है। दैट ह्यूमन रिलेट टू नेचर एंड लाइफ एंड दे रिलेट टू सिम्बल्स एंड रिचुअल्स एंड देयर ultimate meanings that offer them goals and motivations. The exploring network of the cultural interconnections and interdependencies in the last decade has done some various practices lie at the very heart of the contemporary globalizations। उन्होंने ये बोला है अपदुरई जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि कल्चर जो है उसमें मेनली 3 चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। 3 लेवल ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन होता है। पहला जो है वो तो नेचर और लाइफ के फॉर्म में कि आप नेचर से इंटरेक्ट करते हैं। दूसरा जो आप धीरे धीरे क्या करते हैं, डिफरेंट जो रिचुअल्स होते हैं, डिफरेंट लोगों का जो कल्चर एक नेटवर्क होता है, उनसे इंटरकनेक्ट होते हैं और उन कुछ चीज़ें आप उनकी अपनाते हैं, वो कुछ चीज़ें आपकी अपनाते हैं, तो इंटरडिपेंडेंसी भी देखने को मिलती है। और इस तरीके से जो ग्लोबलाइजेशन है फिर वो पूरी दुनिया में, या हम बात करें कि इन्फ्लुएंस होता है। इसके अलावा अगर उन्होंने एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है वो है कि आज का थर्ड जो अगर उसका एक्सपेक्ट समझे हम, वो है अभी इंटरनेट। अभी देखो इंटरनेट जो है कैसे किस तरीके से पूरी दुनिया को उसने डोमिनेट किया है। और अभी हम यहाँ बैठे, जैसे मैं लेक्चर बना रहा हूँ, तो आप इजीली, आप इंडिया के शायद किसी भी जगह में हो, आप इजीली उस लेक्चर को सुन पा रहे हैं। तो ये जो है ये भी एक ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है कि किस तरीके से इंटरनेट जो है वो हमारी लाइफ को डोमिनेट कर रहा है, हमारे हर एस्पेक्ट को, और इवन कल्चर जो उसमें एक पार्ट है तो उसको भी वो इन्फ्लुएंस करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट अगर एक और थिंकर की बात करें, रॉबर्ट होल्टन, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने कहा है दैट 3 मेजर थीम, उन्होंने 3 मेजर थीम्स के बारे में बात किया है, जिसमें है होमोजेनाइजेशन एंड पोलराइजेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब पहले समझते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है दैट कल्चर बोरो एंड इनकॉर्पोरेटेड एलिमेंट्स फ्रॉम ईच अदर। हाइब्रिड मोड में आपने देखा, आपने सुना होगा आपने कि भाई ऑनलाइन लेक्चर, ऑफलाइन में जो लेक्चर और हाइब्रिड, इसका मतलब दोनों ऑप्शंस होते हैं उसमें, ऑनलाइन और ऑफलाइन के। तो सेम इसको समझो। उन्होंने, रॉबर्ट हॉल्टन ने ये कहा है कि जो हाइब्रिडाइजेशन जो है ना, 3 उन्होंने मेजर थीम दिए हैं ना इसमें, तो उन्होंने कहा है कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, आप कल्चर्स को बोरो करते हो और अदर जो कुछ एलिमेंट्स है दूसरों के, उनको भी आप सीखते हो और उससे क्रिएटिंग हाइब्रिड उससे क्रिएट होता है। तो ये एक सिंपल एस्पेक्ट हुआ। दूसरा अगर मैं कहूँ पोलराइजेशन, उसमें उन्होंने क्या बोला दैट इन दैट सेंस प्रोवाइड्स ए मोर कन्विंसिंग पिक्चर ऑफ ग्लोबल कल्चर development with the presence of culture alternatives and resistance of the western norms। सिंपल है पोलराइजेशन। इसका मतलब आप देखो क्या होता है कि कई बार एक पर्टिकुलर कल्चर पूरी दुनिया में जो अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, जैसे यूरोपियन कल्चर के बारे में ये है कि वो पूरी दुनिया में, यूरोपियन लोगों के अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि उन्हीं का कल्चर जो है वो बेस्ट है और उसी कल्चर्स को पूरी दुनिया में
ऑफ कोर्स फैलाने की उनकी कोशिश भी रही है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वेस्टर्न जो कल्चर है, वेस्टर्न जो नॉर्म्स हैं, उनके कुछ सिद्धांत हैं, उनके जो रीति रिवाज हैं, जो भी उनका पार्ट है, लाइफस्टाइल है, उसको रेजिस्टेंस भी देखने को मिलता है। मीन्स उसका विरोध भी किया जाता है, चाहे वो अरबिक जो अरब वर्ल्ड कंट्रीज़ हों, गल्फ़ जो नेशंस हैं इंडियन कल्चर में, इवन चाइनीज़, जैपनीज़, वो भी पूरी तरीके से वेस्टर्न कल्चर को नहीं अपनाए हुए हैं। तो ये जो है ना, ये पार्ट होता है पोलराइजेशन का, जिसमें आप वेस्टर्न नॉर्म्स को रेजिस्टेंस उसका करते हो, उसका विरोध करते हो, और आप अपने कल्चर्स को भी प्रोटेक्ट करने पे आपका जोर होता है। और जो फर्स्ट उन्होंने की जो थीम बताया था वो है होमोजेनाइजेशंस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इसका सबसे जो बढ़िया एग्जांपल है वो है मैकडी। जो जीन्स है, आप देखो लिवाइस की जैसे जीन्स हैं, पूरी दुनिया में चलती हैं। मैकडी जो है पूरा एक ग्लोबल विलेज के रूप में पूरी दुनिया में वो यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ हैं, अभी गूगल ले लो, यूट्यूब ले लो, ये सब क्या है? देखो, ये होमोजेनाइजेशन का ही पार्ट है कि किस तरीके से इन्होंने पूरी दुनिया को एक इंटरडिपेंडेंट बना दिया है, एक साथ जोड़ दिया है। हॉलीवुड मूवी का जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो ये जो सारे पार्ट है फ्रेंड्स, ये हैं होमोनाइजेशन, और इंग्लिश लैंग्वेज भी इसी के तहत आ जाएगी। तो रॉबर्ट होल्टन ने 3 डायमेंशन की बात की है, होमोजेनाइजेशन, पोलराइजेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है एक इम्पोर्टेंट थिंकर हुए हैं यी वांग। उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने पॉइंटेड आउट दैट हाउ लोअर जो सोसाइटीज़ हैं, classes groups and indigenous peoples are affirming and defending their local cultures and social identity in the new global era। उन्होंने ग्लोबलाइजेशन का एक नेगेटिव पॉइंट के रूप में उन्होंने उठाया है। उन्होंने कहा है, यी वांग ने ये कहा है कि जो लोकल ग्रुप है, इंडिजीनियस पीपल लोग हैं, ट्राइबल पीपल हैं, वो अब अपने लोकल कल्चर को डिफेंड कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर जैसे जैसे न्यू ग्लोबल एरा जो एमर्ज हो रहा है, उससे उनका जो कल्चर है, उनकी जो लैंग्वेज है, वो अब ख़तरे में आ गई है। तो ये मतलब ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव जो इम्पैक्ट हैं उसको पॉइंट आउट करते हैं। आगे इसके अलावा उन्होंने ये भी एक टर्म दी है दैट advocates of the anti-globalization overtook the power of the people subjectivity। देखो, ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने मेंशन की है यी वांग ने। उन्होंने कहा है कि पीपल्स की सब्जेक्टिविटी देखी जाती है। जैसे एक एग्जांपल से वो समझाते हैं। वो कहते हैं कि जो कोक होता है, जो कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक आपकी, और जो मैकडी है, कह रहा है मे बी वेरी पॉपुलर इन द यूएसए, बट इन इंडिया द वेरी फ्यू रिच कैन अफोर्ड देम एंड दे बिकेम स्टेटस सिंबल, एंड इन चाइना ट्रेडिशनल चाइनीज़ रेस्टोरेंट आर स्टिल डोमिनेंट। सिंपल एक एग्जांपल से वो समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ग्लोबलाइजेशन में ना, तुम कितना ये सोचो कि ग्लोबलाइजेशन के कारण होमोनाइजेशन देखने को मिलता है। मान लो इंग्लिश लैंग्वेज फैल रही है, मैकडी जो है वो पूरी दुनिया में फैल रहा है, जींस फैल रही है, ऐसे बहुत सारे जो मैंने आपको एग्जांपल दिए थे होमोनाइजेशन के। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि मेन चीज़ है ना, आपको देखना होगा पावर ऑफ द पीपल सब्जेक्टिविटी। तो उसको वो एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि उन्होंने तो ये 2 ही एग्जांपल दिए हैं, जैसे कोका कोला और मैकडी का, कि वो जो है ऐसा नहीं है कि हर घर में वो खाया जाता है इंडिया में या कॉमन है, ऐसा नहीं है। इवन हम अगर जो सही फैमिलीज़ हैं, मिडिल फैमिलीज़ या और वो खाते भी हैं, तो पेरेंट्स देखो मना करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके अपने नुकसान हैं। तो हम यूरोपियन जो मतलब हम बोल रहे हैं कि नहीं, पूरा जो उनका जो फास्ट फूड का कल्चर है वो चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। सेम इसी का आप लैंग्वेज के रूप में ले लो, मूवीज़ के रूप में ले लो, आप किसी भी रूप में इसको समझ सकते हो। भाई हमारे यहाँ हॉलीवुड मूवी जो हैं, तो आप मुझे ये बताइए, हॉलीवुड मूवी को क्या हर कोई देखता है? नहीं देखता। बहुत मुट्ठी भर लोग होंगे जो हॉलीवुड मूवी को देखते हैं, क्योंकि जनसंख्या 140 करोड़ है ना। तो अगर 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख देखते भी होंगे तो उससे क्या मतलब है? तो सिंपल है। लैंग्वेज के बारे में ले लो आप, इंग्लिश ठीक है, आप मानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज है, लेकिन आप देखो आपकी अपनी रीजनल लैंग्वेज भी होगी, आप हिंदी भी बोलते होंगे, और फिर आप इंग्लिश जाके बोलते हैं। तो सिंपल है, वो कह रहे हैं यहाँ पे, यहाँ ये विंग जो है वो कह रहे हैं कि आपको एंटी ग्लोबलाइजेशंस अगर देखना है तो उसका सबसे पहला है कि पावर ऑफ पीपल्स जो सब्जेक्टिविटी है उसको भी समझो, तब आपको वो चीज़ें समझ आ जाएंगी। क्योंकि ग्लोबलाइजेशंस है वो ऐसा भी नहीं है कि पूरी दुनिया में उसने हर चीज़ को इन्फ्लुएंस किया है और एक ही कल्चर या चीज़ों को इंटरकनेक्ट किया है। तो ये जो ईविंग है ये अपना थोड़ा अलग से व्यू रखते हैं। इसके अलावा अमृता सेन का भी उसमें मेंशन कर दो आप, कि उन्होंने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बोली। उन्होंने कहा जो कल्चरल जो फियरफुल ऑफन टेक ए वेरी फ्रेगाइल व्यू ऑफ ईच कल्चर्स एंड टेंड्स टू बी अंडर एस्टिमेट आवर एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एल्सवेयर विदाउट बीइंग ओवरवेल्म बाय दैट एक्सपीरियंस। लैंग्वेज अगर नहीं समझ आई, सिंपल मैं बोलूँ कि अमृता सेन ने ये कहा है कि जो कल्चरल जो फियर है,
जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, हमारे यहाँ पे जो नेता है, या कई बार आप देखो कि जो लोग हैं गाँव-गूँ में, आप जब इंग्लिश बोलते हो तो इवन आपके फ्रेंड्स भी शायद आपको बोल देंगे कि अरे क्यों अंग्रेज़ की औलाद बन रहे हैं भाई, ठीक है? ऐसे लोकल भाषा में बोलते हैं ना। तो फिर या फिर कुछ लोग ऐसे बोल लेंगे कि भाई क्यों इतना बन रहे हो, ठीक है आपको आती है। तो सिंपल मैं कहूँ, अमृता सेन ये कहते हैं कि जो कल्चरल फियरफुल है ना, वो हमें काफ़ी कई बार अपने यहाँ पे मीन्स हर कल्चर में देखने को मिलता है। और लोग जो है ना, वो ये सिर्फ इतनी चीज़ समझना भूल जाते हैं कि भाई हर कल्चर में कुछ अच्छाई है, हर कल्चर की कुछ अच्छी चीज़ें हैं, वो हमें अपनानी चाहिए। तो अमृता सेन जो है उसी को पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन के विरोध में है, पक्ष में है, वो ये सिंपल ये कहना चाह रहे हैं कि जो अच्छी चीज़ें हैं ना, चाहे वो किसी भी कल्चर में हो, आप उसको अडॉप्ट कर लो। और उसके प्रति जो आपका फियर है, जो डर है उस कल्चर के प्रति, उसको आप हटा के सिर्फ अच्छी चीज़ें वहाँ से आप उसको गेन कर सकते हो। लेकिन ऐसा लोग करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते? तो अमृता सेन के अकॉर्डिंग कि उनके अंदर एक डर है कि अगर वो बाहरी कल्चर हमारे ऊपर डोमिनेंट हो गया तो शायद हमारा कल्चर है वो ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़ें। तो ये भी आपको अमृता सेन का लिखना है। तो ये है फ्रेंड्स, जो काफ़ी मैंने आपको पूरा कल्चर के बारे में अच्छे से चीज़ें समझाई कि कल्चर जो डायमेंशंस हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और वेरियस थिंकर और वेरियस उसमें हमने रेफरेंस के रूप में उन चीज़ों को लिखा है। नेक्स्ट है अब टेक्निकल डायमेंशन ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। सिंपल हम बात करें कि अभी एक टर्म यूज़ आपने हर जगह देखा होगा, न्यू इकोनॉमी। तो द टर्म न्यू इकोनॉमी इज़ द क्लियरेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ ऑल दीज इंफॉर्मेशंस, नॉलेज एंड आइडियोलॉजी are in close relations to the capitalism and internet, and especially e-commerce are the terms that are basically used for justifying the recent approach of the technology। तो जो न्यू इकनॉमी है, अभी आपने इसके बारे में सुना होगा कि एक क्लियर एक्सप्लेनेशन है कि न्यू इकनॉमी का मतलब ये इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजीज़, नॉलेज और आइडियोलॉजी जो है, स्पेशली आइडियोलॉजी है कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। कैपिटलिज्म जो आइडियोलॉजी होता है, इसका मतलब होता है कि प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स होते हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़, उसको बढ़ावा देना और गवर्नमेंट का इंटरफेयर कम से कम होना। तो न्यू इकनॉमी में हमें ये चीज़ें का हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इंटरनेट हुआ, ई कॉमर्स, ये सारी जो टर्म्स हैं अभी वो रिसेंट टाइम में ग्लोबलाइजेशन के सेंस में अगर हम देखें तो टेक्निकल ग्लोबलाइजेशन उससे ये टर्म निकली है। तो ये जो है ना टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन का, इसका मतलब भी है न्यू इकनॉमी, जो कि एसोसिएटेड किससे है? कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी से, इंटरनेट से, ई कॉमर्स से, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन से। चैट जीपीटी ले लो आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ले लो, ये सारे जो हैं टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन हैं ग्लोबलाइजेशन के। The whole process presents dramatic creations, expansions, and acceleration of worldwide interdependencies and global exchange। 1990s, अभी देखो इंडिया में भी हम बात करें कि 1990 के बाद एलपीजी रिफॉर्म्स आए। तो एलपीजी रिफॉर्म्स के चलते जो है हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अपनाया। सिंपल है, हमने ऐसे रिफॉर्म्स किए, अपनी जो इंडस्ट्रीज उसको लिबरल बनाया, जो रूल्स रेगुलेशंस थे वो हमने इजी किए। इसके अलावा जो टैरिफ था, ट्रेड जो हम मतलब टैरिफ लगाते थे, जो पहले बाहर से कोई सामान आता था उसके ऊपर जो चार्ज लगाते थे उसको हमने कम किया। प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया, इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया। और ग्लोबलाइजेशन मतलब हमारा प्रोडक्ट दुनिया में गया, दुनिया से इस तरीके से इंटरकनेक्टिव। तो एलपीजी जो रिफॉर्म्स आए 1990s के बाद, वो ऐसे ही रिफॉर्म दुनिया में काफ़ी जगह पे हुए। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी, और ख़ासकर मैं 21st सेंचुरी में बात करूं, और स्पेशली अगर 21st में भी आपको एक घटना लिखनी हो तो वो है कोविड। कोविड के बाद अगर आप देखोगे तो पूरी क्रांति आ गई अभी। तो पूरा टेक्नोलॉजी के रूप में किस तरीके से, आप क्लासेस के रूप में ले लो, आप अपने लेक्चर्स ले लो, हर चीज़ जो है वो टेक्नोलॉजी डायमेंशंस का ही पार्ट आपको दिखाई देगा। इसके अलावा जो इंटरनेट है वो प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, एंड स्पेशली द वर्ल्ड वाइड वेब जो है, आप देखो उसकी क्रिएशंस के चलते तो अभी बिलियंस ऑफ इंडिविजुअल, सिविल सोसाइटी, इवन गवर्नमेंट्स का सारा जो काम है वो इंटरनेट के थ्रू ही होता है। एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट लोअर द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कनेक्टिविटी बिटवीन कंट्रीज़। आप देखो कि पहले, अभी ज़्यादा दूर मत जाओ, अभी एक छोटी सी चीज़ से एग्जांपल मैं समझाता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे अगर एक सिस्टम बना दिया कि आप मुंबई बैठे, राजस्थान, कहीं पे भी, इवन घर पे बैठे आप इग्नू का फॉर्म भर सकते हो ऑनलाइन इजीली। ठीक है, ऑनलाइन आपको मान लो आपको बुक मंगानी है तो आपके घर पे ही बुकें आ जाएंगी। तो आपको कहने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रांसपोर्टेशन जो है आप लगा के खर्चा करके आप कहीं जाओगे।
तो चीज़ें जो है इसी तरीके से, सिंपल एग्जांपल मैंने दिया है, बट ओवरऑल आप इसको बड़े लेवल पे भी समझो तो टेक्नोलॉजी के कारण क्या है, ट्रांसपोर्टेशन जो है उसकी कॉस्ट बची है और कनेक्टिविटी अब बेहतर हुई है पूरी दुनिया में। आप देखो चाहे ट्रेन ले लो, देखो अब कितनी फास्ट है हमारी, सड़कें ले लो, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें ये हाईवेज़ ले लो, आप एरोप्लेन ले लो, ये जो चीज़ें हैं, तो ये सारे जो डायमेंशंस, दीज आर द वेरियस डायमेंशंस विच रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। तो ये आपको ऐसे लिखना है। लेकिन अगर थोड़ा सा इसमें हम समझें कि अब इम्पैक्ट क्या है भाई, इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशंस ऑन कल्चर विद टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, तो सबसे पहले अगर हम समझें तो देखो इसमें आपको एक समझना होगा कि जो ग्लोबलाइजेशन जो टर्म है ना, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज़ लाइक ए डबल एज्ड स्वॉर्ड, दो धारी तलवार जो होती है ना उस तरीके का है, मीन्स बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कैसे, अगर इसको थोड़ा सा समझना हो तो सिंपल है, जैसे कल्चरल एक्सचेंज के बारे में मैं बात करूं तो कल्चरल एक्सचेंज प्रोवाइड मैनी बेनिफिट फॉर ऑल द सोसाइटीज़, डिफरेंट सोसाइटीज़ एक्सचेंज आइडियाज़, पीपल, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, नेचुरल रिसोर्सेज, एंड सच एक्सचेंजेस also have their drawbacks such as the introduction of the aspect and values of the another society's cultures can disrupt. And for example, many traditions, music style and instruments are being replaced by the western pop culture and electric instruments, एंड ट्रेडिशनल जो ड्रेस है इज़ बिंग रिप्लेस्ड बाय द वेस्टर्न स्टाइल क्लोथिंग। तो ये एक सिंपल है, मैंने दो एग्जांपल दिए हैं। पहले मैंने आपको एक पॉजिटिव वे में कहा कि जो कल्चरल एक्सचेंज है उसका काफ़ी बेनिफिट भी है, उससे क्या होता है आप आइडियाज़ का एक्सचेंज करते हो, गुड्स का एक्सचेंज करते हो, आप इंफॉर्मेशन, पीपल जो है उन सब का फ्लो होता है, तो आप नई नई चीज़ें भी सीखते हो, आपके पास बेटर ऑप्शंस मिलते हैं। भाई सिंपल है, अभी कंपनियां हमारे पास हैं, ज़्यादातर पढ़ने को हमारे पास अलग अलग लैंग्वेज का मान लो लिटरेचर है, अलग अलग मूवी आपको देखने के मिलेंगी, तो आपको चॉइस आपको बेहतर मिलेगी। फूड में भी आपको ले लो, कपड़े में भी ले लो, आप ट्रेडिशन पहन सकते हो, आप वेस्टर्न कपड़े पहन सकते हो, तो ये हुआ पॉजिटिव पार्ट। लेकिन नेगेटिव भी उसका एस्पेक्ट देखना होगा, वो ये है कि देखो पहले अगर हम बात करें जो हमारा ट्रेडिशनल जो म्यूज़िक था, ठीक है, वो धीरे धीरे जो उसके इंस्ट्रूमेंट हैं, डांस फॉर्म है, म्यूज़िक, वो बहुत कम लेवल पे बचा है, वो ख़त्म होता जा रहा है। दूसरी तरफ हमारे जो ट्रेडिशन क्लोथ है, लैंग्वेज, काफ़ी जो लैंग्वेजेस हैं वो तो ऐसी हैं जो बिल्कुल विलुप्त होने पे आ गई हैं। इसके अलावा आप देखो पूरी दुनिया में, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही, अरब वर्ल्ड्स हैं, अफ्रीकन नेशंस हैं, इवन चाइना, जापान, तो वो सब हमेशा अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को प्रिजर्व करने की बात क्यों करते हैं? क्योंकि उनका भी ये मानना है कि जब तक आप अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर, अपने रिलीजन, अपने जो लाइफस्टाइल है, आप उसको मेंटेन अगर नहीं करेंगे, उसको कंजर्व नहीं करेंगे, तो आपको उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने को मिलेगा। तो वो जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, कहते हैं कि वो ब्रेक होंगी, ठीक है, सोसाइटी जो है वो टूटना स्टार्ट हो जाएंगी। इवन आप ये भी तो देखो ना, आप देखो वेस्टर्न जो एक कल्चर था वो सही साबित नहीं हुआ, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर्स में भी आप देखो कि अभी वहाँ के लोग ज़्यादातर आप देखो कि किस तरीके से जो इंडियन कल्चर्स है उसको फॉलो करते हैं, चाहे वो ड्रेस कोड हो, चाहे वो लैंग्वेज के रूप में, या जो ट्रेडिशन जो हमारे क्लोथ, या और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये है कि आप कल्चरल के, मैंने कहा आपको दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट हैं। सेम जैसे यहाँ पे एक और हम बात करें आगे, अमेरिकन पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हुए हैं बेंजामिन बार्बर, उन्होंने कहा है कि अकॉर्डिंग टू हिम, इन ऑर्डर टू एक्सपेंड मार्केट्स एंड मेक ए प्रॉफिट, ग्लोबल कैपिटलिस्ट आर डेवलपिंग होमोजेनियस ग्लोबल प्रोडक्ट टारगेटिंग द यंग एंड वेल्दी थ्रू आउट्स द वर्ल्ड एज वेल एज टर्निंग चिल्ड्रंस इनटू कंज्यूमर। उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हुए उन्होंने कहा है कि ये जो प्रॉफिट के नाम पे अभी जो पूरा ग्लोबल कैपिटलिस्ट जो हैं, ये जो इंडस्ट्रीज लोग हैं, जो ये क्या करते हैं, ये पूरी दुनिया को एक एक जैसा होमोजीनियस ग्लोबल प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में उन्हीं का ही जो खाना है, उन्हीं के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिकें, और वो स्पेशली टारगेट करते हैं जो यंग और वेल्दी जो लोग हैं, ताकि जो ये जो चिल्ड्रंस हैं या जो यंग बच्चे हैं इनको कंज्यूमर बना दो आप, मतलब उनको इंसान रहने ही नहीं दो। तो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आउट, और यहाँ से इनकी बात से ये भी समझ आता है कि उनका ये कहना है कि ग्लोबलाइजेशन का काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो इसीलिए जो हमने ऊपर बात की ना कि वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट है कि कल्चर पे, आप ह्यूमन जो है ह्यूमन ना रह के वो कंज्यूमर बनता जा रहा है। आप देखो अभी एक और चीज़ दो, आप फ़ोन के कितने एडिक्ट हो गए होंगे, आप ये खुद एक बार अपने आप से पूछ लेना, आपको जवाब मिल जाएगा। अब दिन में अगर ना चाहते हुए भी, मुझे लग रहा है कम से कम नहीं ना, तो आप 100 टाइम्स मिनिमम आप फ़ोन को देखते ही होंगे।
तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप कंज्यूमर बन गए हैं। दूसरा, आप देखो एल्गोरिथम कैसे काम करती है इसकी पूरी यूट्यूब गूगल की, कि आपने मान लो सर्च किया अभी कुछ भी, आपने सर्च किया कि जैसे हॉलीवुड मूवी, तो आपको उसी तरीके की एड्स, उसी तरीके की आपको जो चीज़ें हैं वो आपके सामने आना शुरू कर देंगी। तो ये क्या है, मतलब सिंपल है कि अब जो एल्गोरिथम जो है वो भी ये समझ रहा है इंटरनेट का कि आपको कंज्यूमर बनाना है, इंसान रहने ही नहीं देना है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर एक और सोशलिस्ट की बात करें जो है रोनाल्ड रॉबर्टसन, उन्होंने कहा है रिजेक्ट द कल्चरल ह्यूमनाइजेशंस एंड स्पीक इंस्टेड ऑफ ग्लोबलाइजेशंस। उन्होंने मीन्स देखो, जब लोकल कल्चर ग्लोबल के साथ मिल जाता है ना, तो वो टर्म कहलाती है ग्लोबलाइजेशन। फिर से बोल रहा हूँ, व्हेन लोकल कल्चर ऑफ एनी कंट्री इज इंटरेक्ट विद द ग्लोबल कल्चर देन इट बिकेम द पार्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशंस। तो ये क्या है, ये सोशलॉजिस्ट हैं जो रोनाल्ड रॉबर्टसन, उन्होंने एक चीज़ बोला है, उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण पूरी दुनिया में एक होमोजीनियस कल्चर ही बढ़ा है, जो मतलब एक जैसा कल्चर। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अब जो एक नई टर्म निकल के आई है उनके अकॉर्डिंग, जिसको उन्होंने नाम दिया है ग्लोबलाइजेशन, कि जो कुछ जो लोग हैं वो मिक्स कर रहे हैं अब चीज़ों को। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल से बात करूं, आप मैकडी का ही फिर से एग्जांपल ले लो। अमेरिका में जो प्रॉपर मैकडी जो है, उस तरीके का मैकडी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। कुछ कुछ जो आउटलेट्स हैं उनमें मिल जाएगा, लेकिन आप देखो ढाबा वाला, एक नॉर्मल रेहड़ी वाला भी आपको बर्गर बेच रहा है। तो मतलब क्या है ये, मतलब ये है कि आपको वो ग्लोबलाइजेशन का ये कॉन्सेप्ट हुआ कि इंटर मिक्सिंग ऑफ द लोकल एंड द ग्लोबल जो कल्चर है उसको जब मिक्स कर दिया, तो उसको लेके ये बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो बेंजामिन जो बार्बर हैं, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट अमेरिका के, देखो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने इस पॉइंट पे किया था कि ग्लोबलाइजेशन का जो के कारण ये जो इंडस्ट्रीज ग्लोबल जो कैपिटलिस्ट जो लोग हैं ना, ये पूरी दुनिया को, खासकर जो यंग लोग हैं उसको कंज्यूमर बना रहे हैं। उन्होंने ये ऐसा बोला। यहाँ पे जो रोनाल्ड रॉबर्टसन है वो ये कहते हैं कि नहीं, आपको ये समझना होगा कि एक जो कल्चर है वो कभी होमोजीनियस नहीं हो सकता। मीन्स पूरी दुनिया में एक ही कल्चर नहीं फैल रहा है, बट ग्लोबलाइजेशन ज़रूर देखने को मिलता है, मीन्स इंटरमिक्सिंग। तो ऐसे जो थिंकर, देखो हमेशा क्यों थिंकर को आपको ऐसे लिखना होता है, यही है कि आपको कौन थिंकर किस तरीके की बात कर रहा है। कोई अगेंस्ट में बात करेगा, कोई उसके सपोर्ट में बात करेगा, कोई जो है मे बी मिडल पाथ के रूप में बात करे, इस तरीके से। तो नेक्स्ट एक और थिंकर हैं, अगर उसमें देखें हम, तो पीटरेस जो हैं, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने कहा है कि कल्चरल मिक्सचर जो है वो हमें देखने को मिलता है अभी। तो ये सारे आपको ध्यान रखना है कि इम्पैक्ट के रूप में मैंने आपको बताया है कि उसके नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है और किस तरीके से ये चीज़ें इंटरकनेक्ट हैं। और दूसरी चीज़ अगर हम देखें कि ग्लोबलाइजेशन के चलते अभी डीप रूटेड्स इन वंस कल्चर, इस कॉन्सेप्ट को अगर समझना हो कि अभी लोगों को अपने कल्चर की जो है वो इम्पोर्टेंस भी समझ आने लगी है, और लोग अब धीरे धीरे समझ भी रहे हैं कि जो पूरी दुनिया में एक जैसा कल्चर फॉलो नहीं हो सकता। अरे अरब वर्ल्ड वाला कल्चर हम यहाँ फॉलो नहीं कर सकते, हमारा कल्चर वो नहीं फॉलो कर सकते, पूरा यूरोपियन जो लाइफस्टाइल है उसको अरब वाले नहीं फॉलो कर सकते, हम फॉलो नहीं कर सकते। तो सिंपल है, लास्ट में कंक्लूड में आपको इम्पैक्ट में मतलब इस तरीके से लिखना है कि ग्लोबलाइजेशन जो है उससे एक सेंस डेवलप हुई है अभी आज के टाइम पे। क्या है वो है, डीपली रूटेड इन वंस कल्चर, मतलब खुद का जो कल्चर है वो अब धीरे धीरे लोग जागरूक भी हुए हैं और उसकी ओर लोग बढ़ भी रहे हैं। दूसरा, अगर हम थोड़ा आगे उसमें और चीज़ें बात करें कि इट इज़ ऑल्सो argued by the optimist globalizers that globalization has helped to produce an explosion of a new technology। लेकिन कुछ अब जो पॉजिटिव, क्योंकि देखो वापस चलो, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, ये मैंने आपको बताया था कि इम्पैक्ट क्या है उसका कल्चर पे और टेक्नोलॉजी पे। तो कल्चर के तो पॉजिटिव नेगेटिव मैंने दोनों पॉइंट बताए। अब बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट है। तो पॉजिटिव तो यही है कि पूरी जो दुनिया है उसमें हमें बेहतर सर्विसेज, फास्ट सर्विसेज मिलती हैं, नॉलेज का एक्सपेंशन हो गया है। इसके अलावा आपको जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम्स हैं, मोर जो सोसाइटी है अब काफ़ी रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, ह्यूमन राइट्स के जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी दुनिया में फैला है, एजुकेशन जो है वो बहुत ही बेहतर हुआ है, नॉलेज के स्तर पे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो दीज आर द पार्ट ऑफ द साइड ऑफ द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन। लेकिन ठीक उसका अगर थोड़ा सा इसका नेगेटिव भी आपको लिखना हो तो नेगेटिव ये है भाई कि एक तो अभी आप देखो ट्रेडिशनल जो स्टाइल थी ना रीडिंग की, अभी आप देखो पहले मेमोराइजेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था। एक बार आपने कोई लेक्चर सुना या क्लास में जो लेक्चर अटेंड किया, या आपने इवन मान लो
पहले आप एक छोटा सा एग्जांपल से ज़रूर समझेंगे। आपके यहाँ पे दादा दादी ऐसे होंगे ज़रूर, नाना नानी दादा दादी, जो बहुत थोड़े पढ़े हैं, मींस फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास फिफ्थ क्लास तक बस इतना गए होंगे, या कई होगा, हो सकता है स्कूल भी ना गए हों, लेकिन उनके मैथ के जो कॉन्सेप्ट हैं उनसे आप कोई हिसाब करवाओ कितनी बेहतर तरीके से करेंगे। लेकिन आज के दिन प्रॉब्लम क्या है कि ये टेक्नोलॉजी के चलते ना हम मशीन बन गए हैं। खुद से हम मेहनत करना नहीं चाहते, चाहे वो हमारा राइटिंग पार्ट है, ठीक है, या फिर मैंने कहा कि हमें जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, क्योंकि अब हर चीज़ ना हम, अभी एक छोटी चीज़ ले लो, मान लो आपसे कोई कहे कि आप एक एप्लीकेशन लिखो जिसमें आपको अपना जो सब्जेक्ट है मान लो वो चेंज करना है, या फिर आपको बैंक में अकाउंट खुलवाना, इस तरीके से बेसिक सा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप सभी उसको नहीं लिख पाएंगे, लेकिन आप एक समझेंगे शायद इस एग्जांपल से कि हाँ, कई बार हम मैक्सिमम केसेस में छोटा सा भी हमें कोई काम करना होता है, कोई एप्लीकेशन, तो हम तुरंत गूगल करेंगे कि हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन रिलेटेड टू द बैंक अकाउंट्स ओपनिंग, तो इस तरीके की चीज़ें करके और गूगल से हम कॉपी करते हैं। तो ये क्या है कि अब हर चीज़ जो है ना, इवन आप देखो कि हमें पहले दूसरे लोगों के फ़ोन नंबर याद होते थे, लेकिन आप अभी एक बार खुद से एक बार पूछना ये लेक्चर सुनने के बाद, आपको कितने लोगों के नंबर याद हैं? मुश्किल से आपको मुट्ठी भर 2 4 5 लोगों के ही नंबर मुश्किल से याद होंगे। तो ये सब क्या है कि टेक्नोलॉजी के कारण आप क्या हो गया, बंद के रह गया। फिर मैंने जो बात की कि अभी अननेसेसरी हम देखो स्क्रीन की ओर चले जाते हैं, बार बार फ़ोन खोलते हैं, तो ये मेंटल हेल्थ के ऊपर भी हमारा इम्पैक्ट डालता है। तो ऐसे कुछ जो है नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। तो ये सब चीज़ें हैं फ्रेंड्स, पूरा हमारा जो चैप्टर है। और उसमें एक और चीज़ टेक्नोलॉजिकल में आपको लास्ट में या कल्चरल किसी भी रूप में जो लिखना हो, वो ये भी है कि आप देखो जो डेवलपमेंट का जो मॉडल है ना, वो अनइक्वल है पूरी दुनिया में। क्योंकि जिनके पास बेहतर टेक्नोलॉजी है, जिनके पास अच्छे खासा पैसा है, इन टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, या उनके पास जो वेल्थ है वो बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ डेवलपिंग या पुअर नेशंस वो जो बिल्कुल पिछड़ते जा रहे हैं। तो ये भी एक जो डिवाइड्स है वो देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा चैप्टर था फ्रेंड्स हमारा, और आई होप आपको बहुत कुछ इसमें क्लियर हुआ होगा। और जिनके पास नोट्स हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको इग्नू का मटेरियल खोलने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एंजॉय करो, लेसन सुनना है और अच्छे से उस नोट्स को बाद में जाके देख लेना। तो ये है पूरा चैप्टर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, खूब सारी मेहनत करें, बड़े सपने देखें।